हाँ जी साहब, अगले टाइटल पे बात करते हैं वेन डायग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बात करता हूं, दिस इज यूनिवर्स, ठीक है, ये ए ये बी, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो दिस सर्कल इज ए, दिस सर्कल इज बी, है ना। सबसे पहले अपन लोग बात कर लेते हैं ए यूनियन बी पे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसके लिए बात करते हैं ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब हो गया कंप्लीट बी एज वेल एज कंप्लीट ए, ये मिलाकर के होगा ए यूनियन बी, ठीक है। सबसे पहले आप चीजों को लिखते जाना। दूसरे नंबर पे आइएगा ए यूनियन बी के बाद में नेक्स्ट अपन ले लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी, कि व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी वैसे आप में से अधिकतर लोगों को आइडिया होता है, लेकिन अगर ना हो तो मैं ही बता देता हूं। ये ए इंटरसेक्शन बी है, इट इज कॉमन पार्ट बिटवीन ए एंड बी, है ना। तो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, है ना। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट अपन लोग ले लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। अगर ये लिखा जाता ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 होने का मतलब है ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ए ये रहा, बी ये रहा, और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आया। फोर्थ पे आ जाते हैं। चौथा पॉइंट अपन ले लेते हैं कि ए बट बी नॉट, ए बट बी नॉट, ठीक है। ए को लेना है परंतु बी को नहीं लेना। तो अगर मैं इसको दिखाऊंगा तो कैसे दिखाऊंगा, ए बट बी नॉट, ठीक है ना। ए बट बी नॉट, एक दिखाने का तरीका ये वाला है, ए बट बी नॉट, ठीक है आपको, ए बट बी नॉट, ये जरूर ध्यान रखना, ए बट बी नॉट। या फिर इसी को लिखते हैं ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट, या फिर इसी को लिखते हैं ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ये की बात है, ये जरूर आपको नोटेशन रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है ना। ए बट बी नॉट का मतलब हो गया, अगर वेन डायग्राम में जाकर के देखा जाए तो ये रहा ए, ये रहा बी, ठीक है। वो हिस्सा जो ए में है परंतु बी में नहीं है, ए बट बी नॉट, ये तो चांद रह गया इधर, है ना, दैट इज ए बट बी नॉट। अगले पॉइंट पे आता हूं, पॉइंट नंबर 5। 5वें नंबर का पॉइंट अपन ले लेते हैं बी माइनस ए, ठीक है। बी माइनस ए का मतलब बी, अब आपको समझ में आया इसका क्या मतलब हो सकता है। इसका मतलब होगा बी बट ए नॉट, बी बट ए नॉट। बी बट ए नॉट को अगर मैं दिखाऊंगा तो कैसे दिखाऊंगा, बी हो परंतु ए ना हो, सही है। तो कौन सा हिस्सा, ऑब्वियसली ये वाला हिस्सा, ठीक है। दिस इज बी माइनस ए, ठीक है, और ये वाला हिस्सा इज ए माइनस बी। तो अब याद रखना एक काम की चीज, ठीक है। छठी बात, वापस मैं नॉर्मल डायग्राम बना रहा हूं, अब आपसे अपने आप ही दिमाग में सोचिएगा कि क्या ये सही है। मैं इधर का हिस्सा, इस हिस्से के बारे में बात कर रहा हूं। ये जो चांद है ना, दिख रहा है आपको, दिस इज ए माइनस बी, राइट है। और इधर वाला जो चांद दिख रहा है आपको, दैट इज बी माइनस ए। अब आया बीच का हिस्सा, सही है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। छठा पॉइंट। आ जाते हैं अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट टाइटल ले लेते हैं हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट। पॉइंट नंबर 7, ए कॉम्प्लीमेंट या फिर ए बार, ठीक है। अगर मुझे इसे शो करना है तो मुझे मतलब ए को नहीं दिखाना, इसका मतलब ओनली ए इज देयर बट यू आर टॉकिंग अबाउट ए कॉम्प्लीमेंट। तो दिस पार्ट इज ए कॉम्प्लीमेंट, ये जो बाकी ए को छोड़ के बाकी बचा हुआ पार्ट है दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। पॉइंट नंबर 8 पे आ जाते हैं फटाफट से। पॉइंट नंबर 8 है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हाँ भाई, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये भी पिछले वाले से समझ में आया होगा आपको कि कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब उस हिस्से को छोड़ के, ए इंटरसेक्शन बी कौन सा है, ये वाला, ये जो बीच में दिख रहा है ना, इसको छोड़ के दैट रेस्ट ऑल इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी, पूरा ये सबको छोड़ करके
इसको थोड़ा फेयर बना लेते हैं अपन, है ना। फेयर क्या है, राइट है। इसको छोड़ के सारा, इस वाले हिस्से को छोड़ के रेस्ट ऑल, ठीक है। इस पार्टिकुलर हिस्से को छोड़ करके रेस्ट ऑल इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पॉइंट नंबर 9 पे आ जाएगा। 9वां पॉइंट, 9th इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट या ए यूनियन बी डैश। इसका मतलब ए यूनियन बी को छोड़ करके, ए यूनियन बी का मतलब ये पूरी किडनी दिख रहा है आपको, ये पूरी जो किडनी बन रही है ना, इसको छोड़ करके रेस्ट ऑल। ठीक है, दैट इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10 की बात करते हैं। ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी को अगर मेरे को शो करना है तो कैसे शो करूंगा, ये रहा बी, बी बड़ा है, ए उसका सबसेट है, ए उसमें कहीं है, ए इज सबसेट ऑफ बी, राइट। इट कैन बी लार्ज अप टू दिस वन। अगर ये इक्वल होता तो ये समवेयर इसके बराबर भी आ सकता है। ए का साइज कैन बी डिपेंड, ये कितना है कितना नहीं, ये उसके प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अब आ जाएगा कुछ छोटे छोटे नोटेशंस जिनके बारे में अपन और बात करेंगे अभी, राइट है। नेक्स्ट, नाउ थिंक इन वेन डायग्राम। ठीक है, थिंक इन वेन डायग्राम। पहली चीज मेरे से किसी ने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, क्या आपको पता चला इसका मतलब क्या? बी पूरा है पर ए नहीं है, बी एंड ए नॉट, बी है पर ए नहीं है, माने ए को टच नहीं करना। इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब क्या? बी है पर ए नहीं है, ए का वो हिस्सा जो बी में है उसे छोड़ के बाकी सारा बी है ये। और अगर मुझे ये दिख रहा है तो मेरे दिमाग में क्या होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे अगर इस वाले हिस्से को रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूंगा, बी पूरा लूंगा और उसमें से ये वाला हिस्सा हटा दूंगा। तो मेरे लिए हो गया पीबी माइनस ये वाला हिस्सा, दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा इज पी ए इंटरसेक्शन बी, पीबी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका जवाब हो गया पीबी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। आई बात। सेकंड बात है, सेकंड देख रहे हैं आप लोग कि अगले दे रखा है पी ए एंड बी इंटरसेक्शन। सही है, सोचिए क्या करना है मुझे। अब की बार मुझे किससे लेना है? मुझे अब की बार लेना है बी को नहीं लेना है, ए को लेना है। तो बी को नहीं लेना है पर ए को लेना है, इसका मतलब मेरे लिए वेन डायग्राम में दोनों आएंगे और ए को लेना है और बी को नहीं लेना है, बी को नहीं लेना। तो ये वाला हिस्सा दिखा, तो अब की बार मेरा जवाब क्या होगा? मैंने पूरा पी ए लिया और उसमें से कॉमन वाला हिस्सा हटा दिया, पी ए इंटरसेक्शन बी हटा दिया। आया ऐसे। अब वेन डायग्राम से ही और सोचने की जगह देख रहे हैं। नेक्स्ट इसी के अंदर है ना, पॉइंट नंबर 3, थर्ड पॉइंट पे बात कर रहे हैं हम लोग। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट यूनियन ए नॉट इंटरसेक्शन बी, है ना। अगर मुझे किसी ने कहा तो मुझे इसका मतलब यह कि मेरे को किस किस को ऐड अप करना है। सोचिएगा, ए हो बी ना हो और ए ना हो बी हो। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए? इसका मतलब मुझे इन दोनों में ये वाला हिस्सा प्लस ये वाला हिस्सा चाहिए। समझ में आया? इसका मतलब मुझे बीच वाला नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ए नॉट एंड बी वाला, और ये वाला हिस्सा है बी नॉट एंड ए वाला, दिख रहा है। और मेरे को इन दोनों को जोड़ के चाहिए। तो जोड़ के चाहिए तो एक तरह से मुझे क्या करना चाहिए? इस पूरी किडनी में से ये बीच वाला हिस्सा हटा देना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो मैं इसको कैसे देखूंगा? मैं इसको देखूंगा पी ए यूनियन बी माइनस बीच वाला हिस्सा पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना। बहुत ही जरूरी है आपको ये बात समझना कि अगर हम लोगों को वेन डायग्राम में भी जरूरत पड़ गई तो वेन डायग्राम से कैसे सोच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं, इसी के अंदर चौथी बात। रेडी? अब अपन एंटर करते हैं 3 के केस में। इससे पहले कि अपन आगे चलें, पहले एक बात करते हैं जनरलाइज एडिशन थ्योरम।
जनरलाइज्ड एडिशन थ्योरम। जनरलाइज एडिशन थ्योरम लिखिएगा फटाफट से, जनरलाइज एडिशन थ्योरम। इट इज P A यूनियन B, P A और B, इसको कुछ लोग P A प्लस B भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ A एंड B, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ A एंड B, ठीक है। अगर मुझे इस थ्योरम के बारे में बताना है तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि P A यूनियन B का मतलब पूरी किडनी, ये और ये जोड़ करके, तो इसके अंदर मतलब ये कि मैंने पूरा A मंगाया, फिर मैंने पूरा B मंगाया, और दोनों को जब मैंने ऐड किया तो बीच वाला हिस्सा 2 बार जुड़ गया, तो एक बार कम करके बैलेंस कर दिया। तो इसका मतलब हो गया मैंने PA को कॉल दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ B को कॉल दिया, और उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हटा दिया एक बार वाला। और ये जो थ्योरम आई, दिस इज जनरलाइज एडिशन थ्योरम। बहुत बहुत काम की चीज है, राइट है, बहुत बहुत काम की चीज। लेकिन अगर ये वाली बात सही होगी तो मैं ये चीज यहां लिख सकता हूं, बिल्कुल आप यहां भी लिख सकते हैं। इसे मैं लिख सकता हूं P A यूनियन B की जगह P A प्लस P B माइनस P A इंटरसेक्शन B इसकी जगह, और एक P इंटरसेक्शन B ऑलरेडी है, तो इसका मतलब ये कि मैं इसकी जगह लिखता हूं P A प्लस P B माइनस 2 टाइम्स P A, ठीक है, इंटरसेक्शन B 2 टाइम्स। दिस इज probability of happening of exactly one of A and B, probability of happening of exactly one of A and B, A या B में से किसी एक के exactly होने की probability। क्यों? क्योंकि या तो A हो रहा है या B हो रहा है, दोनों commonly कभी हो ही नहीं रहे। probability of happening of exactly, probability of happening of exactly one of A and B, probability of happening of exactly one of A and B। हाँ जी, अब ये चीज जो है इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, इसको कुछ और नए नए तरीके से भी सोचा जा सकता है। हम जब A यूनियन B के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग कंप्लीट A और B दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब जैसे मजाक मजाक में सही, लेकिन ये हम लोग इसे किडनी बोल रहे हैं, तो मुझे पूरी किडनी चाहिए। तो इसका मतलब समझना आप जरा, इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि मैंने PA पूरा लिया, PA पूरा लिया माने ये पूरा लिया, और ये बचा हुआ चांद ले लिया, याद आया, PA प्लस ये बचा हुआ इस साइड का पूरा कंप्लीट ले लेता हूं। तो ये अपने आप में कौन है? ये अपने आप में B है और A नहीं है, B बट A नॉट। इसी प्रकार से मैं उल्टी साइड से ऐसा भी कहता था, मैंने PB पूरा उठाया और PB उठाया माने ये पूरा उठाया, ये पूरा उठाया और इधर का ले लिया। इधर का कौन सा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A बट B नॉट, ऐसा भी सोचा सकता था। तो कहना मतलब यही P A यूनियन B भी चल रहा है, A यूनियन B ये भी हो सकता है, P A यूनियन B ये भी हो सकता है, बट हमें अगर बाय द वे एडिशन थ्योरम की बात करनी है तो वो ऊपर वाली है। बाकी इसके कितने मतलब निकाला सकते हैं वो तो ये भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, इस पूरी कहानी का कॉम्प्लीमेंट। ये भी बहुत काम की चीज है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, ठीक है, अगले पॉइंट पे बात करते हैं, आइए। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ A एंड B, ठीक है। इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो जरूर आपको याद रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो नोटेबल हैं। पहली बात, इफ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर A या B दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएं तो क्या होगा? अगर A या B दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर ये 0 हो गया, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0 हो गया, तो आपका जो P A यूनियन B है वो सिर्फ P A प्लस P B रह जाएगा, राइट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू इतना सा रह जाएगा। नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। सेकेंड, if A and B
आर एग्जॉस्टिव। राइट है भाई, अगर ए अभी दोनों एग्जॉस्टिव हो जाएं तो उस केस में पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि इसके सिवा कुछ और बना ही नहीं, एग्जॉस्टिव हो गए, पूरा प्रोबेबिलिटी यही लगे। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं, है ना। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 क्या कहते हैं? पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होगा, ए यूनियन बी, बार बार आपको याद दिला रहा हूं, ये कंप्लीट पैकेज, ये वाला दिख रहा है आपको, ये कंप्लीट पैकेज पी ए यूनियन बी, दैट्स अनदर थिंग कि वो आगे जाकर के, है ना, पी ए प्लस पी बी बन रहा है, तो दैट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। इक्वल टू कब होगा? इक्वल टू तब होगा जब अपने आप में कैसा हो जाए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाए। लेकिन अगर बाय द वे नॉर्मल केस है तो हमेशा पी ए प्लस पी बी से तो छोटा ही रहेगा, ठीक है, बट इट इज ग्रेटर देन पी ए और ग्रेटर देन पीबी ऑल्सो, है ना। तो पीए या पीबी से तो छोटा बड़ा ही रहेगा, परंतु यह भी कहा जा सकता है पीए यूनियन बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन टू पीए इंटरसेक्शन बी। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट की नोट टू अंडरस्टैंड। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट अब अपन बात करेंगे 3-3 के बारे में, है ना। हाँ जी, अब 3-3 के बारे में बात करने का टाइम आ गया। जनरलाइज्ड एडिशन थ्योरम को जरा 3 की नजरों से भी देख लें, है ना। 3 की नजरों से भी देखा आपका बहुत जरूरी है। आपको बहुत जल्दी से ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाए तो क्या करना है। अगर ऐसा हो जाए तो आपको पहला काम करना है पी ए लिखना है, उसमें पी बी ऐड करें, उसमें पी सी ऐड करें, फिर आप कॉम्बिनेशन ऑफ 2 घटाना चालू करें। ए यूनियन बी हटा दें, ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन बी हटा दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी हटा दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी हटा दें, फिर क्या करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जोड़ दें, क्योंकि ये बेचारा हट चुका है 3 बार। एनीवे, इसे ऐसे नहीं याद रखना, जैसा मैंने बताया वैसे वैसे आप लिख लें, और ये कभी कभी काम आ जाता है, लेकिन इसका अगर आपने प्रूफ समझ रखा है तो आप बहुत जल्दी समझ सकते हैं। एक छोटा सा काम करना है, इसका प्रूफ खटक से समझ में आ जाता है। और वो छोटा सा काम क्या है? वो छोटा सा काम ये है कि आपको सिर्फ इतना सा ध्यान देना है कि ये जो लिखा हुआ है इसे हमने थोड़ी सी देर के लिए घेर लिया और इसे क्या बना डाला, इसे डी बना डाला। अगर मैंने इसे डी बना डाला तो पी ए यूनियन डी हो गया। ये होते ही इस पर जनरलाइज मल्टीप्लीकेशन थ्योरम पिछले बार वाली काम करने लग गई। उसको मैं लिखता हूं पी ए प्लस पी बी पी डी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन डी लिखता हूं। तब तक आपको याद दिलाऊंगा कि डी कौन है, पी ए प्लस पी डी की वैल्यू क्या होगी, सोचो। पी डी की वैल्यू अगर देखा जाए, डी किसे माना तुमने, बी यूनियन सी को, तो हमने बी यूनियन सी लिख दिया, राइट है। अच्छा, तब तक इधर आ जाइए, ये लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। ये बड़ी जबरदस्त चीज आ गई। यहां करके आपको फिर समझदारी से अपने कदमों को चलाना है। पी ए की जगह पी ए लिखें, बी यूनियन सी लिखा हुआ है, आपको याद होना चाहिए पी बी यूनियन सी का मतलब क्या। इस जगह पे फिर से जनरलाइज एडिशन थ्योरम खुल जाएगी, तो मैं लिखता हूं पी बी प्लस पी सी, याद है ना, पी बी प्लस पी सी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी, याद आ गया। तो सबसे पहला काम तो आपने इसी को खोल डाला, इतनी दूर तक आपने एक बार और यूज कर दिया। अभी आप थोड़ी देर पहले और यूज करके आए थे। इसका मतलब ये कि अगर आप इसका प्रूफ करते हैं तो हमको कम से कम नहीं करते, 2 से 3 बार, हर बार आपको जनरलाइज एडिशन थ्योरम का यूज करना सीखना पड़ेगा, और ये बहुत बढ़िया तरीका है अपने आप को समझाने का। अब एक और चीज सीखने का टाइम है। इस जगह हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ का यूज करते हैं, जो हम जब 11th क्लास में सीखते हैं, और वो क्या करेगा, वो हमें इस जगह पे बचने की तैयारी सिखाएगा। और मुझे क्या तैयारी समझ में आएगी, ए इंटरसेक्शन बी, एक बार ए का बी के साथ इंटरसेक्शन, फिर ए इंटरसेक्शन सी, ए का सी के साथ इंटरसेक्शन, और बीच में कौन है, यूनियन आया। अच्छा, अब ए इंटरसेक्शन बी माने ए और बी के बीच कुछ कॉमन, और ए इंटरसेक्शन सी माने ए और सी के बीच कुछ कॉमन, और दोनों का यूनियन मिलाकर के हमारे को फाइनली क्या दे देगा, फाइनली दे देगा, क्या दे देगा भाई, फाइनली दे देगा पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट है। अच्छा, लेकिन
लेकिन अगर ऐसा हो गया तो ये तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा गलत, वो भी सीखते हैं। देखो गलत हो गया है, यहां हमसे गलती हो गई है, यहां नहीं, माने यहां से यहां आते में कुछ गलती हो गई है, ठीक है। अब सोचते हैं क्या गलती हो गई है, आपको तभी समझ में आएगा जब अपन इसको समझेंगे तो, ठीक है। थोड़ी सी देर के लिए हटा देता हूं, है ना। इस जगह को जरा देखिए गौर से, इस जगह और इस जगह को। अगर मैं इसे ए इसे बी मानता हूं तो मैं ए यूनियन बी लेके बैठा हूं। अगर मैं इसे ए इसे बी मानता हूं तो मैं ए यूनियन बी लेके बैठा हूं। और ए यूनियन बी का हम लोग क्या करते हैं, शायद हमारे पास कोई थ्योरम है जिसे जनरलाइज एडिशन थ्योरम कहते हैं, और वो कहती है कि आप लिख लो पी ए माने पी ए, फिर पी बी माने पी ए इंटरसेक्शन सी, फिर एक बार के लिए प्लस, फिर यहां पे लिख लेते हैं माइनस पी, इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन, इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट है। और आगे वाली चीजों को उधर की तरफ खोल ही देते हैं। इट इज पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी टाइम्स कितना, बी इंटरसेक्शन सी, राइट है। अब इस पूरे को खोलते हैं और जैसे ही आप इसे खोलेंगे ये आपको यहां पहुंचा देगा। हो गया प्रूफ। बहुत बहुत काम कीजिए, 3 बार आपने जनरलाइज एडिशन थ्योरम का यूज करना सीखा, ठीक है, इसको सॉल्व करते समय, ठीक है। अब अगला पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट वेन डायग्राम ऑफ 3, ठीक है। 3 चीजों का वेन डायग्राम, आइए इस पे बात करेंगे। नेक्स्ट इज वेन डायग्राम ऑफ 3, ठीक है। तीन कौन कौन, एबीसी। अगर मैं एबीसी का यूज करता हूं, ठीक है, तो जरा देखिएगा 3 का यूज कैसे करना है। ऑब्वियस ही बात है कि अब की बार एक और किडनी हमारे पास जुड़ गई, 3 किडनी अब की बार, और इन तीनों किडनियों से अपने को समझना है क्या क्या, राइट है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं इसके बारे में, इस हिस्से के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये कौन सा हिस्सा है, ये प्योरली बी है, बी प्योरली बी है, ये अगर ए, ये अगर बी है, ये अगर सी है, ये वाला पार्ट जिस पे मैंने मार्क किया दैट इज प्योरली बी। ये वो हिस्सा है जो बी है, लेकिन यहां पे ए और सी नहीं है। बी पूरा होता तो ये होता, लेकिन अगर प्योर बी की बात करिए, प्योर बी है, तो मैं इसे कैसे बोलूंगा, मैं इसे बोलूंगा इट इज बी एंड ए नॉट एंड सी नॉट। तो फिर तो सर ये जो बन के आया, ये जो दिख रहा है आपकी बात डिफरेंट वाला चांद, ये वाला होगा सी, बट सी एंड ए नॉट एंड बी नॉट। और ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, दिस इज ए एंड बी नॉट एंड सी नॉट। आ गया, है ना। अच्छा, ये जो बीच का हिस्सा है, ये जो बीच का हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये जो बीच का दिख रहा है, ये वाला हिस्सा है जो ए में भी है, जो बी में भी है और सी में भी है। ये जो हिस्सा अब आपको मैं दिखा रहा हूं, दिख रहा है आपको, ये जो हिस्सा मैं अब आपको दिखा रहा हूं, दिखा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो ये भुट्टा बना दिया ना मैंने आपके लिए, ठीक है, ये वो हिस्सा है जो ए और बी दोनों में है, ठीक है, ए और बी दोनों में है परंतु सी में नहीं है ना। तो मैं इसे बोलूंगा ए एंड बी, माने ए इंटरसेक्शन बी बट सी नॉट। आया, अब आपके दिमाग में सोचने में आ गया होगा कि मैं अब आपसे जो अगला पूछने वाला हूं, दिख गया है ना। अब आप इसके बारे में विचार कीजिए, ये कौन सा भुट्टा है, ये वो जो बी और सी में है पर ए में नहीं है। उम्मीद है अब आपके मन में खूब सारे प्रश्न आ रहे होंगे। ये कौन सा हिस्सा है जो ए और सी में है पर बी में नहीं है, सही है। अब इसे बोलते हैं एग्जैक्टली ये, चाहे आप इसकी बात करें, चाहे आप इसकी बात करें, चाहे आप इसकी बात करें, दिस इज एग्जैक्टली वन ऑफ एबीसी। अगर मैं इन तीनों को एक साथ लेकर बैठ जाऊं तो इसका मतलब एग्जैक्टली वन ऑफ, क्योंकि कोई एक ही काम कर रहा है। समझ में आया?
सबसे पहले आप वेन डायग्राम कॉपी करें बढ़िया से, इसको प्रैक्टिस करें फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट देखिएगा, टू इवेंट्स आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट, टू इवेंट्स आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट इफ happening of one या occurrence of one does not make any effect on occurrence of other, does not make any effect on occurrence of other। ठीक है, हाँ भाई, एग्जांपल बता देता हूं। जैसे मान लीजिए टॉसिंग 2 कॉइन्स एट अ टाइम, टॉसिंग 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, 2 सिक्के उछाल रहा हूं, एक सिक्के का दूसरे सिक्के पे कोई असर नहीं होने वाला। एक सिक्के पे हेड आता तो उसका दूसरे से क्या लेना देना, उस पर टेल आएगा तो भी दूसरे के क्या लेना देना। तो दोनों कैसी इवेंट है ना, दोनों पूरी तरह से इंडिपेंडेंट इवेंट है। मान लीजिए एक अर्न है, माने एक बोरा है, उसके अंदर हमारे पास में 3 व्हाइट 4 रेड और 3 येलो बॉल्स हैं। ठीक है ना, तो हमने अगर बाय द वे एक गेंद निकाली और 1 by 1 हम निकालते चले गए विद रिप्लेसमेंट, 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट, 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट, तो ये भी अपने आप में इंडिपेंडेंट इवेंट हो गई। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए मैंने पहली बार निकाली रेड बॉल आई, मैंने मिलाया वापस रख दी और मिलाया और फिर से दोबारा हाथ डाल के जब मैं निकालूंगा तो पहली वाली आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैंने पहली वाली निकाल ली होती और सपोज वो रेड होती तो अगली बार रेड के आने की प्रोबेबिलिटी पहले वाले से कम हो गई है। क्यों? क्योंकि अब वो इंडिपेंडेंट नहीं रहा, वो डिपेंडेंट हो गई, क्योंकि आपने उसको बाहर निकाल लिया। अगर लेकिन आपने वापस रख दिया तो नाउ द नंबर ऑफ द बॉल्स आर इक्वल, पहले वाले जैसी ही है अब, तो दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट, है ना। तो ये इस तरह की इवेंट्स होगी इंडिपेंडेंट। हमेशा क्या होगा, अगर भाई दो एक के बाद एक या एक सब 2 इवेंट घट रही है तो आपको हमेशा दिमाग लगा के ये सोचना है कि ये इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है। ठीक है ना, ये इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है, ये जरूर आपको दिमाग लगा के सोचना है। रेडी? क्यों? क्योंकि इससे हमारी एक बहुत जरूरी चीज आ रही है और उसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो जुड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट टाइटल इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर मान लो 2 इवेंट हैं, एक का नाम ए, एक का नाम बी रख लेता हूं, और दोनों इवेंट जो हो रही हैं वो इस तरह से हो रही है कि एक के बाद एक हो रही हैं या 2 इवेंट एक साथ हो रही हैं, तो एक के होने का दूसरे पे अगर इफेक्ट आ रहा है तो उस केस में मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करूंगा। और मैं इसे डिनोट कैसे करूंगा? पी ए बाय बी या पी बी बाय ए, इससे मैं इसको शो करूंगा। अच्छा, पी ए बाय बी का क्या मतलब होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ A when B has happened या occurred। रेडी? जब B हो चुकी हो तब A के होने की क्या संभावना है? ठीक है, B हो चुकी है, जो नीचे लिखा है वो हो चुका है, तो इसका मतलब ये कि P B by A का क्या मतलब है कि A हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ B when A has occurred। ठीक है, सबसे पहली चीज। अब रही बात फार्मूले वाइज क्या है, इसका फार्मूला क्या कहता है, तो याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज पी ए बाय बी इज इक्वल टू पी बी और अपॉन पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना। दिस इज द बेसिक फार्मूला फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, हाँ जी, देखिए साहब, अभी हम लोगों ने इंडिपेंडेंट इवेंट और डिपेंडेंट इवेंट के बारे में जाना है। ठीक है, जनरलाइज एडिशन थ्योरम के ऊपर हमारी बात हो चुकी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने जान ली है। उम्मीद है आप वापस याद रख पाएंगे कि मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ए अपॉन बी बताई है, और आपको बताएं पी ए अपॉन बी का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड। और अभी भी इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था, इट इज नथिंग बट पी बी पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब जरा इन तीनों को मिलाते हुए जरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, जरा उस पर भी दिमाग लगा लेते हैं। ये कहता है कि
अब पेयर ऑफ डाइस फेंका गया है, पेयर ऑफ डाइस सुनते हैं आपके दिमाग में वो टेबल आ गई 1 1 1 2 1 3, है ना। अच्छा, उसमें कह रहा है कि टोटल ऑफ 10, टोटल ऑफ 10 के लिए मैंने एक फार्मूला बताया था 13 माइनस एक्स, 8 से अगर बड़ा हो तो 13 माइनस एक्स करते हैं। तो यहां पे अगर देखा जाए तो इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए इज इक्वल टू 13 माइनस 10 डिवाइड बाई 36। तो आंसर हो गया 3/36, सही है। तो पहले केस का आंसर तो ये बन गया। अब आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बी। बी क्या है? गेटिंग अ डबलेट, डबलेट। अगर मैं डबलेट की बात करता हूं तो डबलेट कब आएगा? डबलेट कितने होते हैं? 6, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इज 6/36, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 10, टोटल 10 व्हेन डबलेट हैज अकर्ड। 10 का टोटल लाना। अब इन दोनों का क्या, जब डबलेट हो चुका हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, जब डबलेट हो चुका है, ठीक है ना, डबलेट हो चुका है, तो अब सम 10 लाना, ये मेरे दिमाग में। तो इसका मतलब ये है कि मेरी तरह से आंसर होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट और प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट इंटरसेक्शन विद 10, ठीक है। अब मैं आपके सामने 10 में डबलेट का केस दिखाता हूं। 10 में डबलेट का केस क्या होगा? 10 के केसेस होते हैं 6 4, 4 6 और 5 5, दिख रहा है आपको। तो इसमें डबलेट का इंटरसेक्शन कितनी जगह पे? एक ही जगह, दिख रहा है। तो इसका मतलब ये कि ऊपर वाले का आंसर हो गया 1/, ये बन गया डबलेट इंटरसेक्शन 10, ठीक है। तो डबलेट के टोटल केस होते हैं 6, तो 1/6। नीचे आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट। प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट माने 6/36, रख दो यहां पे 6/36, ठीक है। तो इट इज, ये हमसे एक भारी भूल हो गई है। भारी भूल क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट दैट इज आउट ऑफ 10, दैट इज 1/3। गलत, हाँ जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इंटरसेक्शन विद दिस इज 1/36, 36 36 कैंसिल आउट, आंसर इज 1/6, ठीक है। अगला नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट टाइटल है जनरलाइज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, है ना। जनरलाइज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बहुत काम की चीज चल रही है इस समय, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एक्चुअल बेस अब ले रही है। अगला टाइटल है जनरलाइज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। नेक्स्ट टाइटल इज जनरलाइज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। स्टार्ट करें जनरलाइज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। देखिए, सब जनरलाइज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है वो पहले मैं आपको बता देता हूं। जीएमटी, जनरलाइज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। जब भी दो इवेंट होंगे ना, ए और बी, तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि वो किस क्रम में हो रही हैं, एक के बाद एक हो रही हैं, और क्या वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। अगर वो इंडिपेंडेंट है देन इट्स ओके। अगर भाई वो एक दूसरे पे निर्भर कर रही हैं तो आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैंने अभी भी बताई थी PA/B या PB/A लगेगा। अगर मान लीजिए इनमें से कुछ भी लगता है तो हम लोगों के लिए जनरल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहता है कि हमने अभी भी सुना कि PA/B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी ऊपर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको देख के कह सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ B मल्टीप्लाइड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B, एंड दिस इज GMT। ये है आपका GMT। तो जनरलाइज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PB इंटू PB/A। इसको ऐसा भी लिखता था और ऐसे भी लिखता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A। ऐसा भी लिखा जा सकता है। इट इज वन एंड द सेम। बहुत ही काम की चीज है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। इसी का थोड़ा और बड़ा प्रस्ताव भी रख लेते हैं कि कल को अगर मान लीजिए ये एक ABC 3 इवेंट हो जाएं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को कैसे डिराइव करना है वो देखें। प्रोबेबिलिटी ऑफ A फिर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B जब A हो चुकी हो, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ C जब A और B दोनों हो चुके हो, ठीक है ना। अब ये वाली बात सही है क्या? इस पे भी विचार कर लेते हैं। क्या ये बराबर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A को वैसे का वैसा लिखा मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A। प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A की अगर मैं बात करता हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B मल्टीप्लाइड बाय, इसकी बात करता हूं। ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला लगा रहा हूं तो इट इज नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, क्योंकि ये नीचे है ना।
अच्छा ऊपर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट है। नाउ यू सी दिस 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 एंड विल कैंसल आउट, रेस्ट दिस विल रिमेन, और यही आपका है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब ये जो लिखा है ये अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट फार्मूला, बहुत काम की चीज है, ठीक है। दिस इज जनरलाइज मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, लिख लीजिएगा फटाफट से। अगली बात हूं, हाँ भाई, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, पहला नोट डाल लीजिएगा, ठीक है। इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर ए और बी अपने आप में दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, है ना, तो ए और बी को लेकर के क्या होगा वो समझना। ए और बी अगर दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो इसका मतलब ये कि ए के होने का बी पे कोई असर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए विल नथिंग बट इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि बी के ए के होने का बी पे कोई असर ही नहीं है। तो फिर तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मतलब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा। यस एग्जैक्टली, इसका मतलब ये है कि अगर बाय द वे देखा जाए तो यहां कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फेल हो गई, बिल्कुल। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी काम ही तब करती है जब एक के होने के बाद दूसरे के ऊपर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यहां तो है ही नहीं ना, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। अच्छा ओके, और अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा कि अगर कंडीशन, सेकंड पॉइंट पे लिखेगा फटाफट से, इफ टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, if two events are mutually exclusive, then they do not have any common point, but independent event may have, लिख लीजिएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट में हो सकता है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये नहीं कि एक्सक्लूसिव है ना भाई। अगले पे लिखेगा, इफ टू इवेंट्स A and B are simultaneously, if two events A and B are simultaneously mutually exclusive and independent event, then it implies that one of them, at least one of them is impossible, है ना। हालांकि फर्जी सी बात है, लेकिन फिर भी पूछा जाता, कई बार पूछा जाता, इसलिए आपसे डिस्कस हो गया। अगले पॉइंट नेक्स्ट आ जाएगा, क्वेश्चन करते हैं थोड़े। हाँ भाई, नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 7/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5/8। अगला कह रहा है पी ए पी बी और पी ए बाई बी और पी ए नॉट बी, ये भी बताएं। सोचते हैं, आइए। अगर देखा जाए तो अगले ने ये बोल दिया कि आपकी ये जो दोनों किडनी है इनकी टोटल वैल्यू 7/8 है, ये टोटल 7/8 है ना, ये टोटल 7/8 है, जबकि बीच में ये जो आई है ये 1/4 है। अच्छा, इतने हिस्से की वैल्यू 1/4 है, तो एटलीस्ट ये पता लगा कि रेस्ट ऑफ द पार्ट, ये वाला वो हिस्सा जो ए है पर बी नहीं है, ये वाला हिस्सा जो बी है पर ए नहीं है, इसकी वैल्यू 7/8 माइनस 1/4 हो गई, दैट मीन्स 5/8 हो गई, है ना। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/8 दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपने को 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट है, याद रखिएगा, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5/8 दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो आएगी पूरी, कैसे आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट माने ए बार, इसका मतलब हो गया 1 माइनस 5/8, दैट इज 3/8, राइट है। तो मुझे ये भी पता चल गया कि इस पूरे खेल की वैल्यू 3/8 है। 3/8 में से जो इतना हिस्सा है ना, ये वाला, दैट इज 1/4। तो 1/4 वाला हिस्सा अगर मैं हटा देता हूं तो मेरे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, ये वाला हिस्सा कहलाता है ए बट बी नॉट, वो वाला हिस्सा आ गया मेरे पास कितना, 7/8, ये वाला हिस्सा हो गया 3/8, क्योंकि टोटल 3/8 है, 3/8 माइनस 1/4, 1/4 माने 2/8, दैट इज 1/8। तो माने मेरे पास में ये वाला हिस्सा बन गया 1/8, सिर्फ ये वाला हिस्सा, देखा,
एक्सक्लूसिवली ये वाला हिस्सा। लेकिन मैं एक और बात भी समझता हूं, अगर कोई मेरे से इन दोनों चांद की वैल्यू पूछता, तो वो कितनी निकलती थी? वो निकलती थी मेरे पास में 7/8 माइनस बीच वाला हिस्सा 1/4, दैट इज 2/8, दैट इज 5/8। इस 5/8 में से अगर मैं ये वाला a हटा दूं तो रेस्ट ऑफ द पार्ट b रह जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a0 एंड b इज इक्वल टू कितना? प्रोबेबिलिटी ऑफ a0 एंड b इज इक्वल टू 7/8 माइनस टोटल a वाला हिस्सा इज इक्वल टू 3/8, है ना, दैट इज 4/8 माने 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इतना वाला हिस्सा इज 1/2, ये वाला हिस्सा इज 1/2। अब किसी ने मेरे से अगर पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ b, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2, दैट इज 3/4, है ना भाई। और अगर किसी ने मेरे से पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय b, तो अपने को पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय b का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ b व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ a एंड b इज कॉमन। प्रोबेबिलिटी ऑफ b अभी हमने निकाला 3/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b गिवन है क्या? हाँ गिवन है, 1/4, दैट इज 1/4। तो आंसर इज 1/3, ठीक है। अब अगला पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ a बट b नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ a बट b नॉट, ये शायद हमने कहीं निकाला है ये वाला, दैट इज 1/8। हाँ, तो हर चीज का आंसर बन गया। इसका मतलब हमें वेन डायग्राम पता हो और बेसिक फार्मूले पता हो तो हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ भाई, अगला वाला आप ट्राई कीजिए फटाफट से। हाँ भाई, नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय b। क्या ना फार्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ b, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। प्रोबेबिलिटी ऑफ b की अगर अपन बात करते हैं दैट इज 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इज 1/4, तो ओवरऑल आंसर इज 3/4, ठीक है। पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ b a, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ a intersection b, probability of a is 1/2 and intersection part is 1/4, that is 1/2 again, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b, ठीक है, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, ठीक है। तो फार्मूला लगा लीजिएगा, भर लीजिएगा आ जाएगा। नेक्स्ट टाइटल इज प्रोबेबिलिटी ऑफ a डैश अपॉन b डैश, इसका मतलब इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ b डैश और यहां हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश, इसका मतलब हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ b डैश, सही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b डैश मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ b का प्रोबेबिलिटी ऑफ b डैश यहां पे निकाल लेते हैं, दैट इज 1 माइनस 1/3, दैट इज 2/3, इसको यहां लिख लेता हूं, दैट इज 2/3, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b, ए यूनियन बी हमने निकाला है कहीं, बिल्कुल अभी ऊपर ही निकालना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना निकला 1/2 प्लस बी 1/3 माइनस कॉमन पार्ट 1/4, एलसीएम 12 आते ही 6 प्लस 4 माइनस 3, दैट इज 7/12, राइट है। तो ऊपर लिख लेते हैं 7/12, दैट इज 5/12 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, है ना भाई, मल्टीप्लाइड बाई 3/2, तो यहां पे कटा 4, दैट इज 5/8। हाँ, तो अगला वाला आप बना ही सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हाँ, अगला है 12 ट्यूब्स, 3 डिफेक्टिव, 8 गुड। 12 ट्यूब्स हैं, उसमें से 3 डिफेक्टिव हैं, 8 अच्छी है, ठीक है। और 3 ट्यूब ड्रॉ करी गई है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सभी तीनों अच्छी हो, इसकी प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑल 3 गुड्स है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 3 गुड्स। अच्छा, तीनों अच्छी चाहिए। पहली बात, एक 12 में से 3 निकालने के तरीके, 12 से 3, और हमें तो अच्छी चाहिए। अच्छी कितनी है 8,
उनमें से 3 निकल जाए तो 8C3, 8 में से 3 चुनने के तरीके ये। या फिर दूसरा मेथड भी बता देता हूं इसका। दूसरा मेथड क्या होगा? दूसरा मेथड होगा कि हम क्या कर रहे हैं, तीनों अच्छी चीजें। तो पहली बात 12 में से 8, अगली बार एक ट्यूब निकलने के बाद 11 रहेगी, उन 11 में से 7 की तरफ बढ़ जाए क्योंकि अच्छी ट्यूब तो अब 7 ही रहेगी। फिर टोटल बची 10, उसमें से 6 में चले जाएं, ठीक है। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी जब हम लोग अच्छी ट्यूब निकाल रहे हैं, है ना। अच्छा, ये तो हुआ फर्स्ट केस, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसा बोल लेते हैं ना भाई, 2 गुड 1 डिफेक्टिव। अच्छा, 2 गुड 1 डिफेक्टिव, 12 में से 3 निकाली, है ना, उसमें से 2 अच्छी थी, 2 अच्छी थी माने 8 में से 2 निकाली गई होंगी, ठीक है, और बची हुई 3 में से 1 निकाल ली गई होगी, ठीक है। तो जब मैंने ऐसा किया होगा तो पहली बात थी 12 ट्यूब सो ही नहीं रही, 3 डिफेक्टिव, इसमें से 4 डिफेक्टिव होनी चाहिए, क्वेश्चन में एरर है तो 4 डिफेक्टिव। पिछले वाले में तो बच गए अपन, लेकिन इस वाले में नहीं बचे क्योंकि डिफेक्टिव केस आते ही पकड़े गए, तो 4 में से कोई 1 आ जाए। एनीवे, अब की बार इस वाले केस को दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, तब मजा आएगा। इसमें समझने की चीज है, देखिएगा, मेरे को चाहिए कि 2 डिफेक्टिव हो और 1 गुड हो, है ना। 1 डिफेक्टिव और 2 गुड। 2 गुड पहले निकाल लेता हूं, 2 ट्यूब्स निकाल रहा हूं जो गुड है। 12 में से अगर पहली गुड को निकालना है तो 8 में से पकड़ में आनी चाहिए, 8 अच्छी ट्यूब्स हैं, उनमें से 1 पकड़ में आ जाए। फिर 11 बच गई ट्यूब्स, उनमें अब अच्छी कितनी है? 7, उनमें से कोई 1 आ जाए तो 7 इतना। और फिर डिफेक्टिव चाहिए अब मेरे को, तो इसका मतलब 10 में से मेरा निशाना कितना है? डिफेक्टिव। डिफेक्टिव कितनी है? 4, तो 4 में से कोई 1 आ जाए, है ना। ये लेकिन ये जो चीज मैंने निकाली, इसमें ऑर्डर बदल सकता है। कैसे? मैंने निकाला अच्छी ट्यूब और खराब। ऐसा भी हो सकता था कि पहली ट्यूब खराब निकल जाती और बाकी 2 अच्छी निकल जाती। ऐसा भी हो सकता था कि पहली अच्छी और ये अच्छी निकल जाती, बीच वाली खराब निकल जाती। तो इसका मतलब मेरे पास कितने केस बन सकते थे? 3, तो इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 3। क्यों? क्योंकि ऑर्डर पता नहीं था, लेकिन यहां ऑर्डर पता है। अच्छी चाहिए, अच्छी ही चाहिए, या अच्छी खराब, या अच्छी खराब अच्छी, या खराब अच्छी, ऐसा हो सकता है। इसलिए मैंने मल्टीप्लाइड बाय 3 किया। बहुत काम की चीज है मल्टीप्लाइड बाय 3, जरूर समझिएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 टिकट है, 5 पे आई लिखा है, 5 पे टी लिखा है। 3 टिकट्स आर ड्रॉन एंड अरेंज्ड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर फॉर्म्ड। जैसे लिखे हैं वैसे ही अरेंज्ड है। और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आईआईटी फॉर्म्ड। आपने 3 टिकट निकाले, अच्छा ओके, 3 टिकट निकाले और आईआईटी बन जाए। मैंने ऑर्डर नहीं बदलना, ऑर्डर इज फिक्स्ड, है ना, सेम ऑर्डर। पहले ही बता दो, ऑर्डर इज फिक्स्ड, है ना भाई। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास आईआईटी बने, इसका मतलब ये है कि टोटल मेरे पास 10 टिकट है, उनमें से पहले मैं चाहता हूं आई आए, तो 5/10। दोबारा आई है, 9 टिकट बचे हैं, 1 टिकट में निकाल चुका हूं, फिर से एक और आई चाहिए। अब आई के कितने रह गए? 4/9। लेकिन अब जो 8 बचे उनमें मेरी उम्मीद है कितने की? टी लाने की। और टी कितने? अभी भी 5 है, तो 5/8 नहीं आया। ये किसके लिए? इससे मेरे को आई मिलने की प्रोबेबिलिटी मिली पहले टिकट पर, इससे मुझे अगले टिकट पर आई मिलने की प्रोबेबिलिटी मिली, इससे मुझे अगले टिकट पर टी मिलने की प्रोबेबिलिटी मिली। इसका मतलब ये कि सारी की सारी प्रोबेबिलिटी एक दूसरे के साथ अरेंज थी और फिर मल्टीप्लाइड बाई 1। क्यों? क्योंकि आई टी ही चाहिए, ITI या TII नहीं चाहिए। अगर उनमें से कुछ भी चलता तो मल्टीप्लाइड बाई 3 कर देता। आया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी दैट ए सॉल्व प्रॉब्लम इज 1/2, है ना। ए सॉल्व द प्रॉब्लम इज 1/2, प्रोबेबिलिटी दैट बी सॉल्व द प्रॉब्लम इज 2/3। अच्छा, ए से कोई क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और बी से कोई क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है। किसी भी क्वेश्चन के दिए जाने पर उसके सॉल्व होने की ओवरऑल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। अगर ऐसा है तो प्रोबेबिलिटी दैट द क्वेश्चन इज सॉल्व, क्वेश्चन इज सॉल्व, यही है ना मेरी। तो मेरे दिमाग में रहेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन इज नॉट सॉल्व।
ये बहुत जरूरी है कि आप इस तरह से भी सोचें। इसका कैसा होगा देखो जरा, 1 माइनस, मैं चाहता हूं कि ए से भी क्वेश्चन सॉल्व ना हो और बी से भी क्वेश्चन सॉल्व ना हो, और ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट है। ए और बी दोनों कैसे हैं? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है इसका मतलब ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, नॉट हैपनिंग ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ बी, दोनों का एक दूसरे को कोई लिंकअप नहीं है। ए से भी नहीं हो रहा और बी से भी नहीं हो रहा। तो मैंने क्या किया, 1 माइनस, ए से अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, और बी से अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 हटा दिया। तो आंसर इज 5/6 की क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। राइट है। नेक्स्ट, next is probability of happening of a surprise test is 1/3. probability of happening of test is 1/3, है ना। अच्छा, if a student is absent for 2 days, then the probability that he missed exactly 1 test. ठीक एक टेस्ट 2 दिनों में वो मिस कर गया है। एक मिनट, पहले काम करते हैं, नोटेशन पक्के करता हूं। टी बार मैं उसे मान लेता हूं when boy स्कूल नहीं गया एंड टेस्ट नहीं हुआ, टेस्ट नहीं हुआ। तो लड़का है वो स्कूल नहीं गया और टेस्ट भी नहीं हुआ, और टी हम लोग उसको मान लेते हैं जब लड़का स्कूल नहीं गया और टेस्ट हो गया, क्योंकि बच्चा स्कूल तो गया ही नहीं ना, टेस्ट हो गया। सही है। अब बात करते हैं एग्जैक्टली 1 टेस्ट। अब आप दिमाग लगाइएगा, क्या ये बात आपके दिमाग में उतरेगी या नहीं उतरेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एग्जैक्टली 1 टेस्ट। अगर बाय द वे मैं बोल रहा हूं कि एग्जैक्टली 1 टेस्ट की बात चल रही है, तो एग्जैक्टली 1 टेस्ट कब होगा देखो जरा। पहले दिन वो स्कूल गया पर टेस्ट नहीं हुआ, स्कूल नहीं गया और टेस्ट नहीं हुआ, और दूसरे दिन स्कूल नहीं गया पर टेस्ट हो गया, माने दोनों में से एक दिन तो टेस्ट हो ही गया। या फिर वो स्कूल नहीं गया पहले दिन और टेस्ट हो गया, और दूसरे दिन नहीं गया तब टेस्ट नहीं हुआ, तो उसने ठीक एक टेस्ट मिस करा, या तो पहले दिन या दूसरे दिन, पर एक टेस्ट मिस कर दिया। अब जरा देखा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग अ टेस्ट, अगर इसकी बात करते हैं तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, या फिर 1/3 एंड 2/3। तो ओवरऑल आंसर अगर देखा जाए तो 2/9, 2/9, 4/9। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा इसके सिवा अब अपन अगले पे बात करते हैं। दूसरा क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है एटलीस्ट 1 टेस्ट, एटलीस्ट 1 टेस्ट, दिख रहा है? एटलीस्ट 1 टेस्ट। अब आते हैं एटलीस्ट 1 टेस्ट। एटलीस्ट 1 टेस्ट का मतलब क्या हो गया? एटलीस्ट 1 टेस्ट का मतलब हो गया कम से कम एक टेस्ट, एक टेस्ट या दोनों टेस्ट, 2 टेस्ट दोनों मिस कर दिए। ठीक एक टेस्ट मिस करने का तरीका तो अभी अपन ने पढ़ा ही है। पहले दिन नहीं हुआ, टेस्ट नहीं हुआ, दूसरे दिन हो गया, या पहले दिन टेस्ट हो गया, दूसरे दिन नहीं हुआ, यहां तक 1 टेस्ट है, 1 टेस्ट। ठीक है। और या फिर क्या हो सकता है, 2 टेस्ट कब मिस करेगा? जब वो दोनों दिन स्कूल नहीं गया और टेस्ट हो गया, दोनों दिन स्कूल नहीं गया और टेस्ट हो गया, याद नहीं, टी माने टेस्ट हो गया, टी बार माने टेस्ट नहीं हुआ। अच्छा अब इसके ऊपर बात करते हैं, तो ऑलरेडी अपन इतनी दूर तक तो 4/9 कर ही चुके हैं, तो 5 to 5। इसके ऊपर बात करते हैं टी का मतलब हो गया 1/3, 1/3। ठीक है। तो ओवरऑल मेरे लिए आंसर कितना हो गया? मेरे लिए आंसर हो गया कितना? 4/9 और 1/9 मिला करके कितना? 5/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एटलीस्ट 1 टेस्ट। राइट है। दिस इज पार्ट बी। ठीक है। अब आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एटमोस्ट 1 टेस्ट। एटमोस्ट 1 टेस्ट की अगर अपन चर्चा करेंगे तो आइए, एटमोस्ट 1 टेस्ट। ठीक है। सी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एटमोस्ट 1 टेस्ट। एटमोस्ट 1 टेस्ट का मतलब हो गया ज्यादा से ज्यादा एक टेस्ट, माने नो टेस्ट या 1 टेस्ट। ठीक है। कोई टेस्ट नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई टेस्ट नहीं हुआ माने पहले दिन भी गया, पहले दिन नहीं गया, टेस्ट नहीं हुआ, और दूसरे दिन भी टेस्ट नहीं हुआ। या फिर 1 टेस्ट का क्या खेल है? 1 टेस्ट तो 4/9 कर ही चुके हैं ना अपन। इसके ऊपर बात कर लेते हैं। 2/3 प्लस 4/9 दैट इज 8/9 हो गया एटमोस्ट 1 टेस्ट। इसे 1 माइनस
टीटी भी बोला जाता था, सोचो कैसे। एटमोस्ट है 1 टेस्ट, सही है क्या? देखो जरा, 1 माइनस 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 दैट इज 8/9। लॉजिकली सोचेगा, मिलेगा जवाब। ठीक है, हाँ भाई नेक्स्ट। ए बैग कंटेनिंग 1 रेड 2 ब्लैक एंड 3 ग्रीन बॉल्स। अच्छा, टोटल 6 गन है और ये सब किसके बीच में खेला जा रहा है? रामश्याम घनश्याम। अच्छा, इन ऑर्डर टू ड्रॉ 1 बॉल फ्रॉम द बैग एंड पुट इट बैक। अच्छा, एक बॉल निकालेगा, वापस रख देगा, देख करके एक रंग क्या है। This process is repeated infinite time unless one who has the red ball first win the game। अच्छा, कोई जो भी रेड बॉल पहले निकालेगा जीत गया गेम। अच्छा, आगे क्या चाहता है कि इन सबकी रेस्पेक्टिव विनिंग प्रोबेबिलिटी देखते हैं। ठीक है साहब, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ राम के जीतने की प्रोबेबिलिटी दिखा रहा हूं। राम कैसे जीत सकता है? हो सकता है पहली बार बॉल निकाले और रेड बॉल आ गई, जीत गया। या पहली बार उसने निकाला, रेड बॉल नहीं आई, फिर श्याम ने निकाली, उसकी भी रेड बॉल नहीं आई, फिर घनश्याम ने निकाली, उसकी भी रेड बॉल नहीं आई। अब वापस किसकी बारी आई? राम की, और राम ने रेड बॉल निकाल ली और जीत गया गेम। या क्या हो सकता था? राम की बॉल नहीं निकली रेड, श्याम की बॉल रेड नहीं निकली, घनश्याम की रेड नहीं निकली, दोबारा राम की बारी आई, फिर से रेड बॉल नहीं निकली, ठीक है, श्याम से नहीं निकली, घनश्याम से नहीं निकली, और जब 7वीं बार राम की दोबारा बारी आई तो राम की बॉल निकल गई। और ऐसे हर बार जब भी राम की बॉल निकली, माने बाकी सब वो श्याम और घनश्याम हर बार पिटते रहे। ठीक है, तो ये उसके जीतने के चांसेस हो सकते थे। अब सोचिए कि रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? रेड बॉल कितनी है? 1, कितने में से? 6 में से। तो इसका मतलब ये कि इसकी प्रोबेबिलिटी इज 1/6। तो रेड बॉल के ना आने की प्रोबेबिलिटी इज 5/6, इसकी 5/6, इसकी 5/6, और फिर से इसके जीतने की 1/6। फिर अगला कितना? 5/6, 5/6, 5/6, 5/6, 5/6, 5/6 and 1/6 and so on. It goes up to infinite times. राइट है? पूरी कहानी में अगर आप गौर से देखें 1/6 will be common। अगर 1/6 कॉमन आ गया तो 1/6 के कॉमन आते ही 1/6 कॉमन 1, यहां हो गया 5/6 का होल क्यूब, 5/6 की होल पावर 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिट। ठीक है, और मुझे इसको चेक करना है। अब मुझे पता है जीपी है, अगर ये जीपी है तो मुझे पता है 1/6 मल्टीप्लाइड बाई ए बोले तो 1 अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू 5/6 की होल पावर 1/3 क्यूब। ठीक है, सॉल्व तो कर सकते हैं अपन। कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे? ठीक है, सॉल्व किया जा सकता है। 216 माइनस 125 और ऊपर 216 कट गया, ऊपर आ गया 36 डिवाइड बाई 216 माइनस 125 दैट इज 91, 36 डिवाइड बाई 91। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ राम के जीतने के हालात हैं। अब बात करता हूं श्याम जीतता तो कैसे जीतता, ये देखिएगा। श्याम कब कब जीत सकता है? अगर आपको ये समझ में आ गया तो पीछे का सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए श्याम कब कब जीत सकता था, श्याम के जीतने के क्या चांसेस थे, क्या केसेस थे। ठीक है, श्याम की अगर हम लोग बात करते हैं तो श्याम कैसे जीत सकता था? पहली बॉल राम ने निकाली, उससे रेड नहीं निकली, लेकिन श्याम ने निकाली, उसकी निकल गई। या क्या हो सकता था? राम की नहीं निकली, श्याम की नहीं निकली, घनश्याम की नहीं निकली, फिर राम की बारी दोबारा आई, उससे फिर नहीं निकली, लेकिन श्याम की निकल गई। फिर यह क्या हो सकता था? राम की नहीं निकली, श्याम की नहीं निकली, घनश्याम की नहीं निकली, राम की बारी आई नहीं निकली, श्याम की बारी आई नहीं निकली, घनश्याम की बारी आई नहीं निकली, राम की तिबारा बारी आई नहीं निकली, लेकिन अब की बार श्याम की निकल गई, और ऐसे चलती रही गाड़ी। अगर आप समझे तो आपको समझ में आ जाएगा इट इज नथिंग बट 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 1/6। और ये गिन लीजिए कितनी बार है, 1 2 3 4 4, ये 4 बार 5/6 माने 5/6 की होल पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/6। ये अगर देखा जाए 5/6 कितनी बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 की होल पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 1/6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिट। है ना? पूरी कहानी में से कॉमन आ रहा है, सटक करके एकदम से 5/6 into 1/6।
पीछे बच रहा है 1 माइनस 5/6, 1 प्लस 5/6 की होल पावर 1 क्यूब, यहां पे बच रहा है 5/6 की होल पावर 5/6 की होल पावर 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिट। सही है। और अगर आप इसे पहचानते हैं तो ये पूरी कहानी है वही जो पीछे अपन ने निकाली अभी भी। इतनी दूर तक की पूरी कहानी की वैल्यू थी 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 36/91, है ना। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ श्याम इज 5/6। अगले वाला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ घनश्याम, प्रोबेबिलिटी ऑफ घनश्याम में 5/6 और ऐड हो जाएगा, तो दैट इज 5/6 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 36 डिवाइड बाई 91। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ घनश्याम। ठीक है, अगला करते हैं। हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन है, एक लेडी है, हैज अ पर्स विच हैज 3 कंपार्टमेंट्स। अच्छा, उसके 3 कंपार्टमेंट है। रैंडमली सेलेक्ट अ कंपार्टमेंट, ड्रॉज अ कॉइन, अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कॉइन इज अ रूपी कॉइन एंड रूपी कॉइन कम्स फ्रॉम द फर्स्ट कंपार्टमेंट, है ना। इसमें कंपार्टमेंट की कॉइन वैल्यू नहीं लिखी, वो भी मैं लिखवा देता हूं। ठीक है, लिख लीजिएगा सबसे पहले कि इसमें जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है उसमें 1 रुपी कॉइन एक है और 2 पैसे वाले कॉइन है, पैसे वाले कॉइन 2 कॉइन है जो पैसे के हैं। ठीक है, और सेकंड कंपार्टमेंट में 2 तो रुपी वाले कॉइन है और 3 पैसे वाले कॉइन, पैसे वाले कॉइन है, राइट है। थर्ड कंपार्टमेंट में 3 तो रुपये वाले कॉइन है और 4 पैसे वाले कॉइन है। ठीक है ना, ध्यान से समझना, जरा समझने का प्रयास करते हैं इसकी कहानी में क्या खेल है ना, इसकी कहानी में खेल कहां है। देखिए साहब, लेडी के पर्स में 3 कंपार्टमेंट है ना, कंपार्टमेंट नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड इट इज थर्ड कंपार्टमेंट। तीनों के होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, क्योंकि वो पर्स खोलेगी तो तीनों में से किसी एक में तो हाथ डालेगी। अच्छा, पहले कंपार्टमेंट में 1 रुपए का कॉइन है और 2 पैसे का कॉइन है, 2 पैसे वाले, टोटल 3 कॉइन है। 3 कॉइन में से 1 रुपए का कॉइन है, तो रुपए वाला जो कॉइन है दैट इज उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 हो गई रुपीस की। ठीक है, रुपए वाले की, है ना। अच्छा, और पैसे वाले की जो प्रोबेबिलिटी हो गई 2/3, क्योंकि वो 2 कॉइन, 2 सिक्के हैं। अच्छा, सेकंड कंपार्टमेंट में क्या है, सेकंड कंपार्टमेंट टोटल 5 सिक्के हैं, 5 में से 2 रुपी वाले कॉइन हैं और 3 पैसे वाले कॉइन हैं, राइट है। और इधर इसमें उसके पास में 7 सिक्के हैं, 3 रुपए वाले और 4 पैसे वाले, तो इसका मतलब यहां हो जाएगा 3/7 और यहां हो जाएगा 4/7। ये रुपये वाला कॉइन है और ये पैसे वाला कॉइन है ना। अब जरा इसके ऊपर का खेल खेल देते हैं अपन, फटाफट हो जाएगा। देखिए, आराम से इस लेडी के लिए हम सारी बातें सोच सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमने एक सिक्का निकाला है रैंडमली, किसी भी उसमें हिस्सा डाल करके, रुपए का आने का चांसेस क्या है। रुपए के आने के चांसेस साहब ये हैं, ये वाला दिख रहा है आपको, रुपए या तो यहां आ सकते हैं या यहां से आ सकते हैं, या यहां से आ सकते हैं, देखा, या फिर वो रुपए यहां से भी आ सकते हैं, है ना। तो रुपए आने के चांसेस हैं 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 या 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 2/5 या 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/7, है ना। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रुपी कॉइन, रुपए के आने के चांसेस हैं। ओवरऑल देख लेते हैं इनका सीन कितना बना, 9, 15 और 21, 9, 15, 21, एलसीएम शायद 315 आ जाएगा। 9 और 15 और 21, 315। 315 में 9 का भाग गया, 315 में अगर 9 का हिसाब दिया, ठीक है, तो शायद 35 हो गया। ठीक है, और 15 का अगर अपने डिवाइड लगाया तो 15 21 हो गया, और अगर अपन ने 21 का डिवाइड लगा तो 15 हो गया।
सही है, दोबारा देख लेते हैं। 21 का डिवाइड लगा तो 15 हो गया, है ना। ये मल्टीप्लाइड बाई 2 रह गया, ये मल्टीप्लाइड बाई 3 रह गया, है ना। अच्छा, और सोचते हैं कि ये भी समझ गया, 35, 42 और 45, 45 और 42 हो गया 87, और ये मिला कि 122 बटा 315। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रुपी कॉइन इज 122 डिवाइड बाई 315। अब सेकेंड क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रुपी कॉइन, रुपया आ चुका है, लेकिन फर्स्ट कंपार्टमेंट में आने के क्या चांसेस है? इट्स क्या मतलब, इट इज कंडीशन प्रोबेबिलिटी। हालांकि ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी भी नहीं है, ये बेस थ्योरम है, लेकिन हम लोग बिना बेस के जाने हुए कर लेंगे आराम से। हमें ये पता है कि उस लेडी ने 315 बार टोटल हाथ डाले पर्स में, तो 122 बार रुपए के आने के चांसेस बने। 315 बार पर्स में हाथ डालने पर 122 टाइम्स रुपया आया। अब हम चाहते हैं कि उसमें से भी फर्स्ट कंपार्टमेंट में कितनी बार आया, तो फर्स्ट कंपार्टमेंट का हिस्सा 35 है। इसका मतलब ये कि ओवरऑल अगर 122 बार रुपी कौन आया, तो 35 टाइम्स फर्स्ट कंपार्टमेंट में से आया। अगर मेरे से आप पूछते कि रुपी कौन आया और थर्ड कंपार्टमेंट में से कितनी बार आया, तो मैं कहता 122 बार रुपी कौन आया, जिसमें से 45 टाइम्स थर्ड कंपार्टमेंट में से आया, 45 टाइम्स आया। ये बात समझ में, ये है। नेक्स्ट, हाँ जी। नेक्स्ट, कांग्रेस, बीजेपी और आप पार्टी हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी जीतने की 1/3, 4/9, 2/9 है। लोकपाल बिल के इनके रहते हुए पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.6, 0.7 और 0.5 है। अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लोकपाल बिल इज इंट्रोड्यूस, है ना। चांस तो वैसे बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि लोकपाल बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, इसके चांसेस क्या है। प्रोबेबिलिटी दैट लोकपाल बिल इज इंट्रोड्यूस। अच्छा, पहली बात की कांग्रेस आए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, और उसके आने पर लोकपाल के आने की प्रोबेबिलिटी 6/10। बीजेपी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 4/9, और उसके जीतने पर लोकपाल बिल के उसके द्वारा आने की प्रोबेबिलिटी 7/10। आप पार्टी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/9, और उसके जीतने पर लोकपाल के इंट्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी 5/10। राइट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ लोकपाल, इसकी प्रोबेबिलिटी ये आ गई ओवरऑल। अब अगर देखा जाए तो ये 30, 90 और 90, एलसीएम 90 ही आ गया साहब। 90 में से भी अगले का पोर्शन बना 18 प्लस 28 प्लस 10, तो ओवरऑल कितना बन गया 56। 56 डिवाइड बाय 90, तो प्रोबेबिलिटी दैट द लोकपाल इज इंट्रोड्यूस इज 90, 56/90। अब क्या कि लोकपाल बिल इंट्रोड्यूस हो जाए और बीजेपी से इंट्रोड्यूस हो, ठीक है। ये अगर देखा जाए तो लोकपाल बिल के इंट्रोड्यूस होने के टोटल चांस 56 है, उसमें बीजेपी वाले चांसेस कितने हैं 28, है ना। तो आंसर इज 28 डिवाइड बाई 56। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इट इज ऑब्जर्व दैट द बॉय इज गोइंग टू स्कूल 50% वाया साइकिल। प्रोबेबिलिटी वो साइकिल से जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। प्रोबेबिलिटी कि वो ऑटो से जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/10। प्रोबेबिलिटी कि वो बाइक से जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी है 10%, माने 1/10। प्रोबेबिलिटी कि वो स्कूल जा रहा है पैदल, वॉकिंग, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/10 है। अच्छा, अब आगे कह रहा है कि वो कि अगर
वो साइकिल से जाता है और एक्सीडेंट हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी 4/10, प्रोबेबिलिटी कि वो ऑटो से जाए और एक्सीडेंट हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/10, की प्रोबेबिलिटी कि वो बाइक से जाए और एक्सीडेंट हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी 2/10, ठीक है। और वॉकिंग की प्रोबेबिलिटी इसमें नहीं है, लेट मी चेक इट, कि अगर मेरे पास में जो क्वेश्चंस पढ़े हैं, बिल्कुल वॉकिंग की प्रोबेबिलिटी 0.05, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कि वो वॉकिंग करता हो जाए और एक्सीडेंट हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी 0.05 का मतलब हो गया 1/20, है ना। यहां पे लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट व्हाइल वॉकिंग इज इक्वल टू 0.05, ताकि अपने को ध्यान रहेगा, ठीक है। दैट इज 1/20। नाउ व्हाट टू डू, क्वेश्चन है कि ही मेक्स एन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हो ही गया, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट। आइए इस पे बात करते हैं। पहली बात, वो साइकिल पे गया, इसके चांसेस 1/2, और फिर साइकिल पे जाके एक्सीडेंट हो गया 4/10, या वो ऑटो से जा रहा है 3/10 चांस है, और फिर वो ठुकवा लिया 1/10, बाइक से गया इसके चांसेस 1/10, और फिर भी एक्सीडेंट हो गया 2/10। अगला वॉकिंग से जा रहा है 1/10 चांस, और उसमें भी एक्सीडेंट होने के चांसेस 1/20, सही है। अब अपन क्या चाहते हैं, एक्सीडेंट होने के ओवरऑल चांसेस देखना, 20, 100 और 100, 200, ओवरऑल एलसीएम आ गया 200, राइट है। 200 एलसीएम आते ऊपर बन गया 40, ऊपर बन गया 6, ऊपर बन गया 4, ऊपर बन गया 1, आ जाइए, ये बन गया 51/200, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट होने की ये चांसेस हैं। और दूसरी बात क्या, एक्सीडेंट हो जाए और वो साइकिल से जा रहा था, एक्सीडेंट होने के ओवरऑल चांसेस 51, उसमें साइकिल का हिस्सा कितना है 40, तो इसका मतलब 40 डिवाइड बाई 41 इज द चांसेस ऑफ साइकिल हैविंग एन एक्सीडेंट, है ना। नेक्स्ट, हाँ भाई, नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट इज कार्ड प्रॉब्लम। ऑल फेस कार्ड आर रिमूव्ड, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन। 1 मिनट, याद है ना, अपने पास एक एस होता है, फिर इक्की, फिर दुक्की, फिर तिक्की, डैश, ऐसे दिल्ली तक। फिर उसके बाद में जो जैक, क्वीन एंड किंग, ये फेस कार्ड रिमूव्ड। तो कुल मिलाकर के ऊपर वाले ये याद है डिनोमिनेशंस कहलाते हैं, ये सब डिनोमिनेशंस हैं, ये सब डिनोमिनेशंस हैं। इसमें भी याद रखना अपने पास में वही है ना, हार्ट, स्पेड, क्लब, ठीक है, और एक और लास्ट इज डायमंड, ठीक है। अपने पास 4 सबके हैं, हर किसी के 4 है, ठीक है। तो टोटल फेस का रिमूव्ड, तो इसका मतलब ये कि रेस्ट ऑफ द कार्ड्स 40 कार्ड्स, 40 कार्ड्स है ना। अब 40 कार्ड्स में से भी हमने 4 कार्ड निकाले। हम चाहते हैं कि ऑल ऑफ द सेम डायमेंशन, नहीं ये डायमेंशन नहीं है, ये डिनोमिनेशंस है। ऑल ऑफ द सेम डिनोमिनेशन, मैंने बता दिया ये सब डिनोमिनेशंस हैं। ऑल ऑफ द डिफरेंट डिनोमिनेशंस, आइए इस पे बात करते हैं सबसे पहले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ केस ए, सभी का डिफरेंट डिनोमिनेशन है। पहला काम कि हमने 40 में से 4 पत्ते उठाए, 40 में से कोई 4 पत्ते चुने। अब हम चाहते हैं कि वो चारों के चारों अलग अलग डिनोमिनेशंस के हों। हमने क्या किया, हमने कोई भी 4 डिनोमिनेशंस पे बात करी है, राइट है। अगर देखा जाए तो सबका सेम डिनोमिनेशंस होना चाहिए। माने अगर मैं इक्का उठा रहा हूं तो इक्का ही उठेगा फिर वो, अगर मैं इक्की उठा रहा हूं, सॉरी, अगर मैं दुक्की उठा रहा हूं तो दुक्की उठेगी, अगर मैं तिक्का उठा रहा हूं तो तिक्की उठेगी, ऐसा मतलब सब एक ही उठेंगे। तो मुझे क्या करना है, मुझे 10 में से, ये टोटल 10 डिनोमिनेशंस हैं, इन 10 में से किसी भी एक डिनोमिनेशंस को पकड़ लेना है। तो 10 में से कोई एक को चुना और चारों पत्ते उन्हीं से उठा लिए, चारों के चारों उठा लिए एक साथ, ठीक है ना। पहला काम
10 में से एक डिनोमिनेशन चुना, फिर चारों कार्ड्स उसी के ले लिए, ऐसे। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पार्ट क्या है? दो एक डिनोमिनेशंस के और दूसरे दो अगले डिनोमिनेशंस के। मैंने 4 ही पत्ते उठाए, तो 40 से 4 तो पक्का हो गया। अब मेरे पास में क्या है? 40 से 4 में भी मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास में पत्ते कैसे चलें? मेरे पास पत्ते ऐसे हो कि पहले मैंने क्या किया, 2 डिनोमिनेशंस पकड़ लिए, 10 में से कोई 2। ये 10 है, जिनमें से कोई 2 पकड़ लिए। सपोज मैंने एक तो दुक्की पकड़ ली, एक दहली पकड़ ली, राइट है। अब उसमें से भी मेरे पास, इसमें कितने कार्ड है मेरे पास? 4। उन 4 में से भी मैं कोई 2 उठा रहा हूं, कोई 2 उठा लिया। जैसे मैंने सपोज करो कि स्पेड उठा लिया और डायमंड उठा लिया, ऐसे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उन 4 में से कोई 2 चुने, फिर अभी भी 2 कार्ड ही चुने, क्योंकि मैंने डिनोमिनेशन चुने, कार्ड नहीं चुने। मैंने पहले हाथ रखा कि ये 2 चाहिए, उसमें से भी ये 2 चाहिए। अब बच्चे में जो 2 रह गए वो दूसरे डिनोमिनेशन से उठा लिए, क्योंकि दूसरे डिनोमिनेशन में भी 4 कार्ड होंगे। भाई पहले डिनोमिनेशन में कितने कार्ड हैं? 4। अगले में भी कितने? 4। तो 4 में से 2 इसके चुनूंगा, तो 2 बच्चे में मैं इसे चुन लूंगा। ठीक है ना, तो मेरे को बाकी 2 डिनोमिनेशंस में चाहिए। तो मैंने क्या किया, 40 में से 2 उठाए, 4 में से 2 उठाए, 4 में से 2 उठाए, राइट है। ये हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगला है कि मेरे को डिफरेंट डिनोमिनेशन और डिफरेंट सूट्स के चाहिए। ये थोड़ा मुश्किल काम है, इसके समझने के लिए थोड़ा बुद्धि लगाइएगा आप। मैंने 40 में से 4 कार्ड चुने और मेरे को न केवल डिनोमिनेशन चाहिए बल्कि सूट भी डिफरेंट चाहिए। मैंने यहां से ये उठा लिया तो अगली बार ये नहीं उठेगा। अब मैंने क्या किया, पहले मैंने क्या किया, मेरे पास ये 10 कार्ड थे, 10 में से कोई भी एक पत्ता उठा लिया। पहले मैं स्ट्रेटेजिकली 10 में से एक उठा लेता हूं, राइट है। अब मैं सपोज करो मैंने इक्का उठा लिया, अगली बार मैं इक्का नहीं उठा, तब इक्के सारे हट गए मेरे, राइट है। और ये भी हट गया, क्यों? क्योंकि मैं अभी इस सूट में आ नहीं सकता। सूट भी डिफरेंट करना है, डिनोमिनेशन भी डिफरेंट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सूट में से एक सूट ये चुन लिया और डिनोमिनेशन अब ये हट गया, पूरा हट गया। में इधर के 9 कार्ड रह गए, राइट है। अब मैं 9 में से एक उठाऊंगा, राइट है। 9 में से सपोज करो मैंने ये लास्ट वाला उठा लिया, ये भी हट गया, ये पूरा हट चुका है। ये इसमें से भी अगर गौर से देखा जाए तो ये पूरी शिफ्ट हट गई है। अब इधर वाले में मेरे पास इन 8 में से चुनने का चांसेस बना, तो मैं अगले में 8 में से एक चुनूंगा और अगले वाले में 7 में से एक। डिफरेंट सूट्स एंड डिफरेंट डिनोमिनेशंस, इसे ये कहते हैं। इसे बार बार समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ चलो नेक्स्ट। हाँ भाई, 3 इवेंट्स डिफाइंड एन एक्सपेरिमेंट। 3 इवेंट्स को डिफाइन करने वाला है ना। इसके ऊपर हमने अब तक बात नहीं करी, इस पर बात कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे इजीली डील करना है ना। जैसे 3 इवेंट आ गए, ये प्योरली ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, बीच वाले कॉमन पार्ट डी ई एफ है। ठीक है, अब जो बच गया इकलौता पार्ट जो सबके बीच में, दैट इज जी। क्वेश्चन में आइएगा। क्वेश्चन कहता है 3 क्लब्स हैं, ठीक है, 3 क्लब्स हैं एबीसी, जिनमें 40, 50 और 60 मेंबर हैं रेस्पेक्टिवली। 10 तीनों में है और 70 जो है वो एग्जैक्टली एक क्लब में है। ठीक है ना, 70 एग्जैक्टली एक क्लब वाले लोग हैं। अब इसका मतलब समझाता हूं। ठीक एक क्लब वाले लोग जो प्योरली एक क्लब के हैं वो एबीसी हैं, ये टोटल 70 है। तो आपको क्वेश्चन वाले ने ए प्लस बी प्लस सी 70 दे दिया। दूसरी बात अगले ने कहा है 10 सब में है, माने जी की वैल्यू 10 दे दी है। ठीक है, अच्छा, और 40, 50 और 60 मेंबर हैं, इसका मतलब ए के 40 हैं। ए के 40 होने का मतलब ये ए है, दिख रहा आपको। अगर ये ए है तो क्वेश्चन वाले ने आपको ए प्लस ई प्लस जी प्लस डी दे रखा है, उसकी वैल्यू कितनी है? 40 है, राइट है। अगली बार बी की बात करता हूं तो बी हो गया, बी उधर वाला, सी इधर वाले को ले लेते हैं, बी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ, that is 50. Next is C plus F plus G plus E is equal to 70. No, 60. Right?
अब आप इनको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। अब क्वेश्चन में अपने से मांगा गया है कि वही लोग बताएं जो एग्जैक्टली 2 क्लब वाले हैं। तो मेरे को जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है एग्जैक्टली 2 क्लब वाले लोग डी ई एफ है, तो मैं कहता हूं डी प्लस ई प्लस एफ डिवाइड बाई ऑल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आएगी, है ना? क्यों? क्योंकि जी तो वैसे ही हट गया, ठीक है। जी की वैल्यू 10 उधर रिमूव कर दो तो ए प्लस डी बी डी एफ सी एफ, जिसमें आप आराम से वैल्यू निकाल लेंगे। तो ओवरऑल जब आप चेक करके आएंगे तो आंसर विल बी समवेयर 25 डिवाइड बाई 105, ये आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा। नेक्स्ट आइए, अगला है 3 लोगों ने इंडिपेंडेंटली एक साथ में फायर किया है। ए के गोली लगने की संभावना 1/6, बी के हिट होने की 1/4, सी के हिट होने की 1/3 है। तो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ देम हिट द टारगेट, याद रखिएगा, एटलीस्ट 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस नन। माने ए ने भी नहीं लगाया, बी ने भी नहीं लगाया और सी ने भी नहीं लगाया, तब तो जरूर गोली लगी जाएगी एक में से हटाने पर। ठीक हो गया? 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, सही है। ओवरऑल हो गया 5/12, दैट इज 7/12। ठीक है, अगला आ जाएगा प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1। एग्जैक्टली एक कोई हिट करता है टारगेट को, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? माने ए से लगी, बी से नहीं लगी, सी से नहीं लगी, ए से नहीं लगी, बी से लग गई, सी से नहीं लगी, ए और बी से नहीं लगी और सी से लग गई, राइट है। सीधी सी खोपड़ी लगाइएगा, ए से लग गई 1/6, बाकी उसे नहीं लगी 3/4, 2/3, ए से नहीं लगी 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 मल्टीप्लाइड बाई बी से लगानी थी ना, बी से लगी 1/4 और इससे नहीं लगी 2/3। फिर ए से नहीं लगी 1/6, 5/6 नहीं लगी ना, बी से भी नहीं लगी 3/4, इससे लग गई 1/3। सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। टारगेट इज इट वाज ए, तो क्या करना है? ए को उचका दो, ए वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला। तो ओवरऑल इसका आंसर निकाल करके मैं लिख दूंगा प्रोबेबिलिटी हिट हो गया और ए ने हिट किया, तो हिट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6 इंटू 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, और इसमें ए वाला पार्ट कितना है? 1/6 इंटू 3/4 इंटू 2/3। ठीक है, तो ए ने जो हिट किया उसके चांसेस आ गए। इसको ए वाले को ऊपर कर दो, ए के हिट बी वाले को ऊपर कर दो, बी के हिट होने के चांसेस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है ये ट्यूब्स वाले क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चंस आप कर चुके हैं, आप ट्राई कीजिए फटाफट से, ठीक है। ए बैग कंटेन्स 2 डिफेक्टिव एंड 1 ट्यूब, ऐसा किया। चल देखते हैं। ए बैग कंटेन्स 5 ट्यूब्स, 5 ट्यूब्स हैं, 2 डिफेक्टिव हैं और 3 अच्छी हैं, है ना। एक के बाद एक ट्यूब्स निकाली जा रही हैं जब तक कि 2 डिफेक्टिव ट्यूब्स का पता नहीं चल जाता। प्रोसीजर एंड हो जाए दूसरे टेस्ट पे। प्रोसीजर एंड हो जाने का मतलब होगा अब और कोई खराब ट्यूब नहीं बची है ना, 2 डिफेक्टिव ट्यूब निकाली जा चुकी हैं। तो कैसा होगा? पहले वाले की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि हमने क्या किया, पहले की प्रोबेबिलिटी माने पहला भी डिफेक्टिव निकले तो उसका चांस 2/5 मल्टीप्लाइड बाई, फिर दूसरा भी डिफेक्टिव निकल जाए 1/4, सही है, खत्म प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब आते हैं बी, 3 टेस्ट में जाकर मामला खत्म हो। इसका मतलब क्या हो सकता है कि पहली वाली अच्छी निकल गई और दूसरी 2 डिफेक्टिव निकल गई, प्रोसीजर खत्म हो गया था टेस्ट पे जाकर के, या पहली डिफेक्टिव निकली, अगली गुड निकली और फिर डिफेक्टिव निकल गई, प्रोसीजर खत्म हो गया, तीसरे पे डिफेक्टिव, दोनों डिफेक्टिव आ चुके हैं। या क्या हो गया, तीनों गुड 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 आ गई, तो क्या बची हुई 2 डिफेक्टिव है। क्यों? मैं तो पता ही है पहले से 2 डिफेक्टिव है, लेकिन कौन सी 2 है वो नहीं पकड़ में आ रही थी ना, तो अब ये भी तो हो सकता है। तो इसके चांसेस कितना हो गए? गुड के चांस हो गए 3/5
मल्टीप्लाइड बाई 2/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 प्लस डिफेक्टिव की बात करता हूं 2/5 मल्टीप्लाइड बाई गुड के चांसेस 3/4, इसके बाद वाले के मल्टीप्लाई के 1/3। राइट है। अगला गुड के चांस है 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 2/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। ठीक है, गुड। नेक्स्ट, हाँ जी साहब, नेक्स्ट टाइटल अपन ले रहे हैं बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी। देखिए साहब, बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी के आइडिया दे देता हूं। ये जब भी एक से ज्यादा ट्रायल हो, जैसे सपोज एन ट्रायल्स दे रखे हैं, तब आपको इसको यूज करना है। एन ट्रायल के 2 ही रिजल्ट आ रहे हो। ठीक है, कौन से 2 रिजल्ट आ रहे हो? सक्सेस या फेलियर, और बीच का कोई रिजल्ट नहीं हो। ध्यान से समझ लेना भाई, है ना। एंड ट्रायल्स हो सक्सेस या फेलियर में, उसमें अगर भाई दिव्या आपसे कोई कहे कि आर सक्सेस आने के क्या चांसेस हैं, आर सक्सेस आने के चांसेस क्या है या प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस बता रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस इज इक्वल टू है एन में से आर, पी सक्सेसफुल होने के चांसेस प्रोबेबिलिटी पी है, और फेलियर माने अनसक्सेसफुल होने के चांसेस क्यू है। और इस तरह से है कि इन दोनों के होने की वजह से पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 है। तभी आप बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे। माने सिर्फ 2 ही काम हो सकते हैं, या तो सक्सेसफुल होगा या फेलियर होगा, माने दोनों की प्रोबेबिलिटी मिला के 1 दे देगी, तभी आप बाइनोमियल का यूज करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होगा एनसीआर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर। तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर सक्सेस। अब एनसीआर पे अब इसकी और स्टोरी समझ लेते हैं, ये कैसे काम करेगा। आओ, ये भी बड़ा शानदार है। राइट है, आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, A pair of dice is thrown 6 times. ठीक है ना, गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड एज सक्सेस। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस, माने प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 0। नो सक्सेस माने आर इक्वल टू 0, है ना। अच्छा, हमारे पास कितने डाइसेस हैं? टोटल हमारे पास 6 ट्रायल है। तो n इज इक्वल टू 6। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इज अ सक्सेस, माने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट माने P, अगर डबलेट की प्रोबेबिलिटी है तो उसका मतलब हो गया 6/36, बोले तो 1/6। तो इसका मतलब Q की वैल्यू एग्जैक्टली 5/6 हो गई। तो R इक्वल टू 0 का मतलब हो गया 6 में से 0 चांस, माने 0 सक्सेस, 1/6 की होल पावर 0, ठीक है, और 5/6 की होल पावर 6, ये हो गई नो सक्सेस का चांस। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 सक्सेस। एग्जैक्टली माने R इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब हो जाएगा 6C1, 6 में से कोई एक सक्सेस, और 1/6 की पावर 1 और 5/6 की पावर 5। राइट है। नेक्स्ट पे आ जाता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 सक्सेस। एटलीस्ट 1 सक्सेस माने R इक्वल टू 0 या R इक्वल टू 5। ठीक है, R इक्वल टू 0 या R इज इक्वल टू 1, एटलीस्ट 1। इसका मतलब 6C0, 1/6 की होल पावर 0, 5/6 की होल पावर 6, प्लस 6C1, 1/6 की होल पावर 1, 5/6 की होल पावर 6, 5, है ना। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 1 सक्सेस। एटमोस्ट माने ज्यादा से ज्यादा, एटलीस्ट 1 सक्सेस, सॉरी मैंने एटमोस्ट लिख डाला, ये एटमोस्ट का क्वेश्चन हो गया। एटलीस्ट तो कम से कम एक सक्सेस। कम से कम एक सक्सेस का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक सक्सेस, एक या एक से ज्यादा सक्सेस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस एटमोस्ट 1 सक्सेस, पिछले वाले को घटा देते हैं, इसको हटाते हैं, हमारे पास जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन।